हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। आज हमारा नया टॉपिक है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, लिंग निर्धारण टॉपिक चल रहा था। इससे पहले हमने मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, और मानव के अलावा बहुत सारे जीव जंतु, कीट्स में और मधु, इससे जो पिछला टॉपिक था हमारा, मधुमक्खी में लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है, वो बातें की थी। और आपको ग्राफ भी बताया था किस प्रकार से बनता है, और मैंने होमवर्क भी दिया था। कुछ बच्चों ने होमवर्क का रिप्लाई किया है, कुछ बच्चों ने नहीं किया है। तो प्लीज होमवर्क को करें, और जो क्वेश्चन दिया जाए आपको उसका आंसर सेंड करने की कोशिश करें। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बार बार पूछें, चाहे व्हाट्सएप नंबर पर, चाहे जो स्कूल का ऐप है उस पर जो क्वारी का ऑप्शन है उस पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। जैसे कि आपने पहले भी सुना होगा कि उत्परिवर्तन होता क्या है। तो यदि एक जनरल डेफिनेशन दें, हम परिभाषा दें तो उत्परिवर्तन के बारे में, तो जीन में अचानक होने वाले परिवर्तन को, किसमें, जीन में अचानक होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, हम उत्परिवर्तन कहते हैं। यानी कि जो जीन्स होती हैं उसमें जो चेंजिंग आएगा, जो भी परिवर्तन आएगा, उसको क्या कहेंगे हम, उत्परिवर्तन कहते हैं। अब जीन्स की बात कर रहे हैं। जीन्स कहाँ होते हैं, जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, उनके ऊपर जीन्स स्थित होते हैं। और गुणसूत्र किसके बने होते हैं, आपको मैंने बताया था, किसके, डीएनए के, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह की, यानी कि एक रस्सी के समान दो रस्सियां आपस में जैसे लिपटी होती हैं, ये डीएनए की स्ट्रक्चर होती है। डीएनए और यानी कि द्विकुंडलित आकार की संरचना होती है डीएनए की। आगे डीएनए का चैप्टर है पूरा, उसमें डीएनए की संरचना, डीएनए के कार्य, डीएनए का महत्व, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनके बारे में बातें करेंगे। लेकिन हमारा जो टॉपिक आज का, कि उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके बारे में बातें की। यानी कि जीन में अचानक होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, या उत्परिवर्तन को किस प्रकार से डिफाइन किया गया, जैसे उत्परिवर्तन वह क्रिया जो डीएनए अनुक्रम में बदलाव ला देती है। तो डीएनए का जो ये अनुक्रम होता है, ये वाला, ये डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, बेस पाए जाते हैं, यानी कि कौन कौन से होते हैं, प्यूरिन और pyrimidine, जिसमें एडेनिन और ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन होते हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो डीएनए का जो अनुक्रम होता है, उसमें जो बदलाव होता है, उसके कारण क्या होता है, उत्परिवर्तन हो जाता है, जिससे जीव के जीनोटाइप तथा फिनोटाइप में परिवर्तन आ जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि यदि किसी जीन के अंदर, किसी जीव के अंदर हमें चेंजिंग लानी है, तो कब होगा, जब उसमें उत्परिवर्तन होगा। वो उत्परिवर्तन कब पॉसिबल होगा, जब उसके डीएनए में कुछ हम चेंजिंग करेंगे। यानी कि डीएनए के किसी वांछित भाग को निकालकर हम नया डीएनए लगा देते हैं, तो वहां पर क्या होगा, जीन बदल जाएगा, जीन परिवर्तित हो जाएगा, जिससे नई नस्ल पैदा हो जाएगी, जिसको क्या कहेंगे हम, उत्परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, आइए उत्परिवर्तन की बात करें तो इसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो म्यूटॉन होती है। क्या होती है, म्यूटॉन। जब आप पढ़ेंगे डीएनए में तो आपको क्लियर हो जाएगा कि उत्परिवर्तन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, म्यूटॉन होती है। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उत्परिवर्तन के प्रकार की बात करते हैं। तो प्रकार जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। उत्परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, पहला होता है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। क्या होता है, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, यानी कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जिसको बोलते हैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। क्लियर, या क्रोमोसोमल म्यूटेशन बोलते हैं। इसमें होता क्या है, गुणसूत्र की संरचना तथा संख्या में, जो गुणसूत्र की जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, उसकी संरचना तथा संख्या में परिवर्तन के कारण जो उत्परिवर्तन होता है, उसे क्या बोलते हैं, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन बोलते हैं। या कैसे बोल सकते हैं, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि गुणसूत्रों की
गुणसूत्रों की संरचना तथा संख्या में परिवर्तन के कारण पैदा हुआ उत्परिवर्तन क्या कहलाता है? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहलाता है। क्लियर? ठीक है, आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि किसी के समझ में नहीं आता है, आप बार बार वीडियो को रिवाइज करके आप देख सकते हैं कि कोई टॉपिक छूट जाता है, आप इसको साथ के साथ लिखते रहे। अब इसकी बात करें गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन की, तो यह भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? यह भी 2 प्रकार का होता है। पहले क्या होता है? संख्यात्मक उत्परिवर्तन। क्या होता है? संख्यात्मक उत्परिवर्तन, यानी कि न्यूमेरिकल म्यूटेशन। ठीक है। दूसरे की बात करें तो दूसरे क्या होता है? संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। क्लियर? अब हम बात करते हैं किसकी? संख्यात्मक, फर्स्ट वाले की, संख्यात्मक उत्परिवर्तन की बात करते हैं। तो संख्यात्मक उत्परिवर्तन क्या होता है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। जैसा कि नाम से आपको पता लग रहा है कि संख्यात्मक उत्परिवर्तन यानी कि संख्या में परिवर्तन होगा, तभी तो उत्परिवर्तन होगा। या तो कम होगी या ज्यादा होगी, सीधी सी बात है। तो हम बातें करेंगे संख्यात्मक उत्परिवर्तन की। ये प्रकार किसका है? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का। तो क्या होता है संख्यात्मक उत्परिवर्तन? आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि यह परिवर्तन गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी नाम से बताया था कि गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। आगे क्या है कि जब गुणसूत्र में के पूरे एक सेट में कमी हो जाती है तो इसे अगुणिता यानी कि हैप्लॉइडी कहते हैं। ये सपोज करा गुणसूत्रों के जो होते हैं हमारे, मैंने इससे पहले लिंग गुणसूत्र पढ़ाए थे आपको, तो मैंने आपको बताया था 23 पेयर्स होते हैं गुणसूत्र हमारे, इक्वल टू 46, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं, पेयर्स में होते हैं, जोड़े में होते हैं। तो पहला जोड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इसी प्रकार से कुल मिलाकर टोटल 23 होते हैं। ठीक है। तो किसी जोड़े में या तो कमी हो जाती है या फिर अधिकता हो जाती है। ये एक डिजीज भी होता है और उत्परिवर्तन भी होता है। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? हैप्लॉइडी बोलते हैं। लेकिन जब एक या एक से अधिक सेट की वृद्धि हो जाती है तब इसे बहुगुणिता कहते हैं। बहुगुणिता का मतलब होता है यानी कि पॉलीप्लॉइडी, यानी कि हैप्लॉइडी होता है एक की और पॉलीप्लॉइडी एक से अधिक। ठीक है। यानी कि इस गुणसूत्र के एक सेट की वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है तो हैप्लॉइडी कहलाता है। यदि एक से अधिक की हो रही है तो पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणिता कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारा संख्यात्मक उत्परिवर्तन में नेक्स्ट पॉइंट है कि जब गुणसूत्र में एक या अधिक गुणसूत्रों की वृद्धि हो जाती है तब बहुसूत्रता, तब उसे क्या कहते हैं? बहुसूत्रता कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको बताया जाए, मैं कहने लगूं कि सपोज करा मैंने आपको बताया था कि 2n बताया था, जो हमारी निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन के बाद जो सेल बनती है वो हमारी क्या कहलाती है? जाइगोट कहलाती है। तो जाइगोट जो होती है वो डिप्लॉइड होती है, हैप्लॉइड नहीं होती है। कौन सी होती है? डिप्लॉइड होती है। और जो हमारी जर्मी कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं वो भी हमारे डिप्लॉइड होते हैं, यानी कि ये कैसी है? ये डिप्लॉइड सेल है। ठीक है। तो डिप्लॉइड का मतलब मैंने बताया कि या तो 2n लिख दीजिए। n क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम। n क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो n यदि 20, यहाँ पे ये देखो पेयर्स में कितना 23 है, तो यदि मैं 2 into 23 करता हूं तो कितना आएगा? 46 आ जाएगा ना। तो n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, गुणसूत्रों की संख्या है। तो इसमें यदि एक अधिक या एक से अधिक हो जाए, इसका एग्जाम्पल दिया है, इसमें एक या एक से अधिक हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? बहुसूत्रता या पॉलीसोमी कहते हैं। ट्राइसोमी भी बोलते हैं। एक रोग होता है, डिजीज होता है, उसको क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी बोलते हैं। आगे विकार हैं, पढ़ाऊंगा मैं आपको। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण उत्पन्न दोष, तो उसमें ये डिजीज होंगे, वो सिंड्रोम्स होते हैं। ठीक है। तो यदि हम इसकी बात करें तो 2n होती है हमारी सेल्स। ठीक है। तो 2n में यदि एक गुणसूत्र के अधिक होगा तो 2n + 1 हो जाएगा, 2 तो 2n + 2 हो जाएगा, 3 तो 2n + 3 हो जाएगी। इस तरह से संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? यदि कमी हो जाए तो कमी हो जाएगी तो क्या होगा? इसको हम निगेटिव कर देंगे, तो 2n - 1 हो जाएगा।
2n माइनस 2 हो जाएगा। एक की कमी हो रही है, दो की, एक साइड की, यानी कि एक साइड कम हो रहा है गुणसूत्रों का, दो साइड कम हो रहा है तो दो माइनस कर दिया 2n में से। क्लियर। नेक्स्ट है कि लिंग गुणसूत्रों की वृद्धि में, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, हाइपोपोलाइडी, यानी कि यदि कमी हो रही है इसको क्या बोलते हैं, हाइपोपोलाइडी बोलते हैं। क्लियर। लिंग गुणसूत्रों की वृद्धि के कारण, अच्छा हाँ ठीक है, जो मैंने अभी बातें की, यानी कि यदि ये जो गुणसूत्र होते हैं हमारे, जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, इनकी अधिकता और कमी के कारण हमें क्या होते हैं, बहुत सारे दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, यानी कि क्या बोलेंगे, ट्राइसोमी या मोनोसोमी के कारण, जिन्हें क्या बोलते हैं, सिंड्रोम्स। क्लियर। सिंड्रोम्स होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम्स हो गया, ये सब क्या होते हैं, गुणसूत्रों की कमी या अधिकता के कारण होते हैं। और वो किसके कारण होते हैं आपको मैं डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब भी ये टॉपिक आएगा हमारा, एक एक सिंड्रोम को क्लियर करा के चलेंगे और बाकायदे लिखवाते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा। ये तो था हमारा संख्यात्मक परिवर्तन। दूसरा क्या हमारा, संरचनात्मक गुणसूत्रीय परिवर्तन। संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। क्लियर। देखिएगा संरचनात्मक, जैसे कि आपसे यहां मैंने आपको बताया संख्या में हो रहा है, यहां क्या बताया मैंने आपको, किसमें, संरचना में हो रहा है। तो यानी कि पहले संख्या में चेंजिंग हुआ तो संख्यात्मक परिवर्तन हो गया, संरचना में हुआ तो संरचनात्मक हो जाएगा। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, गुणसूत्रों की सामान्य संरचना में परिवर्तन गुणसूत्रीय विपतन तथा उसके कारण पैदा हुआ लाक्षणिक परिवर्तन संरचनात्मक गुणसूत्रीय परिवर्तन कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि गुणसूत्र की संरचना में जो परिवर्तन आता है वो क्या कहलाता है, हमारा गुणसूत्रीय परिवर्तन कहलाता है। ठीक है। इसी प्रकार क्या होगा कि उत्परिवर्तन में गुणसूत्र के ऊपर स्थित जीन की व्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है। कभी कभी इस परिवर्तन के कारण जीव की मृत्यु भी हो जाती है, जैसे डेफिशिएंसी, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्शन, यानी ये बहुत सारे यानी कि डिजीज हो सकते हैं या विकार उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे हम इसकी बात करेंगे, पहला जो हमारा डेफिशिएंसी है अल्पता। अल्पता का मतलब होता है कि गुणसूत्र में किसी एक खंड का लोप हो जाता है, यानी कि जो सेगमेंट होते हैं, खंड होते हैं, उनमें क्या होता है, किसी एक खंड का लोप हो जाता है, कमी हो जाती है। जब कमी हो जाती है तो जीन्स की संख्या में भी कमी आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, जीन्स जो होते हैं हमेशा पेयर्स में होते हैं, आपको ये चीज याद रखनी होगी, गुणसूत्र भी पेयर्स में होते हैं। अगला क्या है हमारा, इसी में ही क्या है, गुणन। अल्पता में क्या है, गुणन है। अल्पता के 3 पॉइंट्स है, गुणन है, स्थानांतरण है और प्रतिलोमन है। तो अल्पता की बात करें तो बताया मैंने आपको भी, अल्पता यानी कि क्या, संख्या में परिवर्तन होता है। ठीक है। गुणन की बात करें, डुप्लीकेशन में क्या होता है, गुणसूत्र में जीन युक्त एक भाग आकर जुड़ जाता है। इसमें क्या होता है, यानी कि गुणन में एक भाग इसके साथ आकर जुड़ जाता है। जब जुड़ जाता है तो क्या होगा, जिससे जीन्स की संख्या बढ़ जाती है और यह जो कार्य होता है एक जोड़े के दोनों गुणसूत्रों के बीच होता है। सपोज करा एक पेयर सी है गुणसूत्रों का, एक पेयर सी है, तो दोनों के बीच में ये जो जुड़ने का कार्य होगा कहां पर होगा, दोनों के बीच में होगा। क्लियर। नेक्स्ट है स्थानांतर। ट्रांसलोकेशन की बात करें यदि हम, तो ट्रांसलोकेशन जो होगा, यदि दो असंजात गुणसूत्रों के कुछ भाग में विनिमय बोलते हैं आदान प्रदान को, एक्सचेंजिंग। मैंने क्रॉसिंग ओवर पढ़ाया था इससे पहले, तो उसमें क्या था, गुणसूत्रों की आदान प्रदान हो रहा था, यानी कि एक्सचेंजिंग हो रही थी, विनिमय हो रहा था। ठीक है। तो आदान प्रदान के कारण होता है। प्रतिलोमन की बात करें, इन्वर्शन की, तो इसमें क्या होता है, एक ही गुणसूत्र में उसका भाग घूमकर पुनर्विन्यासित हो जाता है, यानी कि वो दोबारा से ही एडजस्ट हो जाता है उसी में। क्लियर। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा जीन उत्परिवर्तन, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। ठीक है जी।